कोहिस्तानियों से मैं मौदवाना गुजारिश करता हूं कि ये नीच हरकतें न करें। ये 21वीं सदी के तीसरे अशरे में दुनिया हमें देख रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं, हम मजाक और मस्खरा बन रहे हैं कि हम कुरानंदाजी करते हैं, उसमें कोई भी आए, कुरानंदाजी में किसी का भी नाम आए, चाहे उसका एक दिन की तरबियत न हो और वो सियासत को भी नहीं समझता हो, वो इलाके में समाजी काम भी उसने नहीं किया हो, लेकिन नाम चूंकि उसका आया है इसलिए वो नुमाइंदगी करेगा, असेंबली में जाके वहां उठेगा और वहां पे जाके अपनी शनाख्त भी बरकरार नहीं रख सकता है। और दूसरी तरफ जहां पे कुरानंदाजी से हम असेंबलियों में कोई बंदे को भेजते हैं, उन पे वहां असेंबली में लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि ये बिकाऊ माल है, वजह ये कुरानंदाजी के जरिए पहली और आखिरी बार आया है, आइंदा इसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा इसको जो है बहला के गुजारा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कोहिस्तान और मैं हूं अताउर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शन, कुरानंदाजी और कोहिस्तान के मुस्तकबिल पर। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सियासी व समाजी कारकुन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी जिला कॉलेज पालस के सदर है, इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौंसिल इस्लामाबाद के चेयरमैन है कोहिस्तान के, तो एडवोकेट जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने वक्त दिया एक दफा फिर से हमें। तो आपसे पहला सवाल यह है कि अगर तला महमूद साहब कोहिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये कोहिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब। तला महमूद अगर कोहिस्तान से इलेक्शन लड़ता है जी, अव्वल तो उसको मैं नहीं समझता हूं कि वो इलेक्शन लड़ेगा जी, अगरचे हर तरफ ये बात हर जबान ज़द आम है कि वो कोहिस्तान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी, और अगर वो कोहिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं तो मैं इसको कोहिस्तान की बदकिस्मती समझता हूं। 7,84,000 आबादी पर मुश्तमिल 3 अजला में हमारी एक कौम है, हमारा एक कल्चर है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के तमाम कोहिस्तानियों में से अगर हम किसी पार्टी अपना कोई नुमाइंदा सामने नहीं ला सकती है और हरिपुर से किसी आदमी को लेके इलेक्शन लड़वाती है तो इससे बड़ी बदकिस्मती मैं नहीं समझता हूं। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने जीत के असेंबली में गए तो उसकी हमदर्दियां कोहिस्तान से ज्यादा हरिपुर के साथ होंगी। ये नेचुरल हैं, ये कुदरती बात है कि कोहिस्तान के उस दर व दीवार के साथ इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती है जो कोई कोहिस्तानी नुमाइंदा कोहिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तला महमूद साहब इस दफा कोहिस्तान से इलेक्शन क्यों लड़ने जा रहे हैं? ये तो उनसे पूछने का सवाल है, लेकिन मेरी नजर में कोहिस्तान के अंदर से ये जो एहसास महरूमी के शिकार लोग हैं वो उनको कन्विंस करने पर तुले हुए हैं कि कोहिस्तान में जमात उलमा इस्लाम के लिए कोई ऐसा मौजू बंदा नहीं है हमारे पास, इसलिए आप आके यहाँ से लड़े ताकि हम अपने पार्टी को स्टेबल रख सकें। जबकि ये उनकी खाम ख्याली है, ऐसे तजुर्बात पहले हो चुके हैं और ये एक तरफ ये कोहिस्तान की बेइज्जती है तो दूसरी तरफ ये उस पार्टी की भी नाअहली है। कहा जा रहा है कि तला महमूद साहब पैसों के एवज लोगों को खरीदने जा रहे हैं कोहिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है। हम सुबह व शाम सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि उसने मदद की, उसने इमदाद की और उसने गरीबों में ये बांटा और वो बांटा। इस बुनियाद पे वो यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसे में USAID से लेके यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाउंडेशन तक हमारे मुख्तलिफ जलजला के दौरान, सैलाब के दौरान हमारे साथ लोगों ने इमदाद की है, मदद की है, तो क्या हम कोहिस्तान के हुकूक उनके हवाले करें? ये तो इंसानी तला महमूद का कहना है कि मेरा फाउंडेशन इंसानी हमदर्दी के तहत गैर मुस्लिम ममालिक में भी काम करता है, जबकि हमारे कोहिस्तान में बेशक उन्होंने बड़े काम किए हैं, मदद के तौर पे लोगों को पैसे दिए हैं, इमदाद किए हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि कोई आके हमारी मदद करें तो आइंदा हम अपने हुकूक उसके हवाले करें। इस तरह अगर बाहर के कोई किसी बंदे ने आके हमारे कोहिस्तान में कोई सोशल काम किया, उसके बाद क्या हम वहां के सरकारी मुलाजमत में उनको जगह दे सकते हैं या अपने हुकूक से हम दस्तबरदार हो सकते हैं? नहीं। बहैसियत कौम हम कोहिस्तान को एक रीजन समझते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा डिवीजन बने
और दूसरी तरफ हमारे पूरी पार्टी के लिए कोई बंदा नहीं है कि वो नुमाइंदगी कर सके, हम उसको इलेक्ट करके असेंबली में भेजें, ये सब अपने तौहीन है, ये तज़हीक है। अब क्या समझते हो, इस दफा कोहिस्तान में कुरानंदाजी हो सकेगी? अगर खुदा न ख्वास्ता कुरानंदाजी हो भी जाती है तो ये कोहिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगी? अताउर रहमान साहब, सबसे पहले तो ये है कि 21वीं सदी के तीसरे अशरे में कुरानंदाजी नहीं होनी चाहिए। कोहिस्तान की गुज़िश्ता 15-20 साल से जो बदकिस्मती रही है, खासकर आखिरी 10 साल में कुरानंदाजी ही की वजह से हम 50 साल पीछे गए हैं। ठीक है, एक तरफ असम्बलियों में हमारी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है, तो दूसरी तरफ कोहिस्तान में कोई तरक्याती काम भी नहीं हो सके हैं। अब तो कंपटीशन का ज़माना है, तो कोहिस्तानियों से मैं मौदवाना गुजारिश करता हूं कि ये नीच हरकतें न करें। ये 21वीं सदी के तीसरे अशरे में दुनिया हमें देख रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं, हम मजाक और मस्खरा बन रहे हैं कि हम कुरानंदाजी करते हैं, उसमें कोई भी आए, कुरानंदाजी में किसी का भी नाम आए, चाहे उसका एक दिन की तरबियत न हो और वो सियासत को भी नहीं समझता हो, वो इलाके में समाजी काम भी उसने नहीं किया हो, लेकिन नाम चूंकि उसका आया है इसलिए वो नुमाइंदगी करेगा, असेंबली में जाके वहां उठेगा और तो और कि वो वहां पे जाके अपनी शनाख्त भी बरकरार नहीं रख सकता है। और दूसरी तरफ जहां पे कुरानंदाजी से हम असेंबलियों में कोई बंदे को भेजते हैं, उन पे वहां असेंबली में लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि ये बिकाऊ माल है, वजन ये कुरानंदाजी के जरिए पहली और आखिरी बार आया है, आइंदा इसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा इसको जो है बहला के गुजारा करो या 2-4 रुपया देके इसका गुजारा करो, क्योंकि ये सियासी पार्टी या सियासी बैकग्राउंड से ये ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये तरबियत याफ्ता नहीं है और डिलीवर करने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कौम ने नहीं भेजा, ये कुरानंदाजी के जरिए आया है, लिहाजा असेंबली में उसका कोई हक नहीं होता है। तो एक बंदे का असेंबली में अपना हक ना हो, वो नुमाइंदा अपने इलाके की क्या नुमाइंदगी कर पाएगा? लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कोहिस्तानियों से कि ये नीच हरकतें बंद करें, ये हमारी बेइज्जती है, तज़हीक है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बदलता हुआ कोहिस्तान में बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है सामने आ रहा है। अब हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको इस चीज पे गैरत खानी चाहिए। ये कौन सा जमाना है, पूरा पाकिस्तान कहां जा रहा है, हमसे गिलगित बल्तिस्तान आगे है, यानी मतलब गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद और पेशावर से दूर होने के बावजूद सुबह और शाम उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है और मीडिया पे कम अज कम उनकी कोई खबर भी चल रही है, उनके मुतालिक कोई बात भी हो रही है। कोहिस्तान का नामो निशान नहीं है। एक तरफ वहां कोहिस्तान, हमारे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम पसमानदगी में धंसे हुए हैं और ऊपर से कुरानंदाजी का बंदा भेजते हैं और पीछे हाथ बांध के जो है हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं कि 5 साल तक आपकी मर्जी है, जितना कर सकें। जी, बदकिस्मती है, रोने का मकाम है। अच्छा एडवोकेट जुनैद रहमान साहब, आप जिला कोले पारस कोहिस्तान के पीपल पार्टी के सदर है, तो इस दफा वहां से सूबाई इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा तो नहीं है आपका? ये पार्टी डिसीजन, सबसे पहले हम पार्टी के साथ मशावरत में इस वक्त हमारे मशावरती कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, अब मजीद मीटिंग्स जारी हैं, अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुझसे बेहतर कोई नुमाइंदा मिलता है तो मैं कुर्बानी दे के उसको टिकट दूंगा, और अगर कोई ना मिल सके, मुझसे बेहतर कोई बंदा वहां नहीं मिल सके तो मैं खुद लड़ूंगा। लेकिन ये सारी चीजें अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी को हालिया दिनों में महबूबुल्लाह जान साहब ने भी ज्वाइन किया है और जाहिर सी बात है कि पीपल पार्टी के जो एनए के टिकट है उससे वो कोहिस्तान से इलेक्शन लड़ी है एनए की सीट के लिए। तो क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की, क्या समझते हो कि महबूबुल्लाह जान साहब जीत सकेंगे कोहिस्तान से इस दफा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस पे पहली बार शायद मैं बात कर रहा हूं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज से 2 साल पहले हम नॉमिनेट हुए बहैसियत सदर। तो उस जमाने में मैं खुद सोच रहा था कि मुझसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इतना बेनिफिट तो नहीं है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठा सकूं। ये अलग बात है कि ज़िला कोले पालस कोहिस्तान में पीपल्स पार्टी को मैंने ही मुतारिफ कराया है। ठीक है। और इससे पहले शायद कोई 15-20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं, ओहदेदार भी नहीं था, कोई कारकुन भी सामने नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि महबूबुल्लाह जान साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद कोहिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 नंबर की पार्टी बननी है। ये बात 2 टोक है, हर कोई मानने के लिए तैयार है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप पे है, क्योंकि महबूबुल्लाह जान साहब गुज़िश्ता इलेक्शन के फौरन बाद से अब तक
घर घर आपने देखा है कि हर इलाके में खुसूसी तौर पे आते जाते हैं। दूसरी तरफ जहां गमी खुशी होती है वहां फौरन पहुंच जाते हैं। लोगों के साथ बड़े गहरे ताल्लुक हैं, रिलेशंस हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ 100 चांस है इंशाअल्लाह कि महबूबुल्लाह जान साहब जीत जाएंगे। ठीक है जुनैद रहमान साहब, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आखिर में जो कोहिस्तान की आवाम है उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं अपने कोहिस्तान के गयूर कौम से ये अपील करता हूं, मुल्तमिस हूं कि 21वीं सदी के तीसरे अशरे में सियासी शऊर पैदा करें, अपने पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, पूरे पाकिस्तान और दुनिया को देखें। आखिर हमें शऊरी तौर पे जो मेन स्ट्रीम की सियासत है उसको कोहिस्तान में अडॉप्ट करनी होगी। ये कुरानंदाजियां और ये नीच हरकतें, इससे बाज आना होगा और अपने हर इलाके से, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या कौमी असम्बली के हों, चूंकि 2023 इलेक्शन का साल है, इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इस चीज की है कि हम कोई रीजनेबल ऐसे लोगों को इलेक्ट करके भेजें कि वो कम से कम तरबियत याफ्ता हो, उनका तजुर्बा हो और वो डिलीवर कर सकें, ताकि कोहिस्तान एक तरफ कोहिस्तान की नुमाइंदगी हो सके और दूसरी तरफ कोहिस्तान की पसमानदगी खत्म हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद रहमान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जुनैद रहमान एडवोकेट की आपने बातें सुनी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इन्होंने जो बातें की हैं उन पे आप अमल करेंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम, नए इश्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।